हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन 3 से हम ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीवन? क्या है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। देखो क्या है क्वेश्चन। रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन। कौन सा बैट्समैन पसंद है आपको? रोहित शर्मा। अरे वाह, मुझे भी वही पसंद है। तो रन स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा इन 4 मैचेस। 4 मैच रोहित शर्मा ने खेली है, उसमें उसने क्या स्कोर किया है? 27, 83, 64 एंड 56। पहली 4 मैचों के रन्स उसके मिल गए हमें। इफ ही स्कोर्स 75 रन्स इन 5th मैच, ये पहली 4 के बाद जब 5th मैच खेलता है तब कितने रन स्कोर करता है? 75। Then his average score will be increased by 3.5, decreased by 3.5, increased by, ये 3.5 की जगह पे मैं 2.5 कर देता हूं, या फिर क्योंकि नहीं तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना। increased by 3.5, decreased by 3.5, increased by 2.5 और decreased by 2.5, है ना। इस ऑप्शन को हम थोड़ा करेक्ट कर देता। तो पहले 4 मैच में क्या एवरेज है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। एवरेज इन फर्स्ट 4 मैचेस। तो 4 मैच की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? एडिशन ऑफ ऑल 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो ये एडिशन करो तो 64 प्लस 56 ये हो जाएगा 120, 27 प्लस 83 ये हो जाएगा 110। तो 120 एंड 110 ये हो जाएगा 230, 230 बाय 4 ये हो जाएगा 60, नहीं 230 बाय 4 क्या हो जाएगा? करो तो 230 डिवाइड बाय 4 4 5s are 20, remainder 3, 4 7s are 28, remainder 2 and 4 5s are 20, remainder 0। तो एवरेज का आंसर आया 57.5। पहले 4 मैच की एवरेज क्या आई? 57.5। अभी इसके बाद वो जब इफ ही स्कोर 75 रन इन 5th मैच, इसके बाद जो 5th मैच है उसमें उसका स्कोर कितना है? 75 रन्स। तो अब उसकी एवरेज क्या हो जाएगी? एवरेज इन 5 मैचेस। तो एडिशन ऑफ ऑल 5 ऑब्जर्वेशन 27 प्लस 83 प्लस 64 प्लस 56 प्लस 75, 5 ऑब्जर्वेशन यानी डिवाइड बाय 5। ऊपर का एडिशन तो हमें पता ही है 230, 230 में 75 अगर ऐड होगा तो आंसर आएगा 305, 305 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आएगा 61। तो पहले एवरेज कितनी थी? पहले 4 मैचों की एवरेज कितनी थी? 57.5। अब 5 मैच में, लास्ट मैच में 75 स्कोर करने से अब एवरेज क्या हो गई है? 61। समझ रहे हो? पहली 4 मैचों की एवरेज क्या थी? 57.5। अब 5th मैच में 75 रन स्कोर करने की वजह से पहली 5 मैचों की एवरेज हो जाती है 61। तो एवरेज की वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। कितना इंक्रीज हुई? तो इट इज इंक्रीज्ड बाय 3.5। 57.5 में अगर आप 3.5 ऐड करोगे तो 61 आएगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया। द एवरेज स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 3.5। चलो, तो इसी के साथ क्वेश्चन 3 यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन 4। एक ग्राफ है हमारे पास। वी हैव अ ग्राफ। हाँ, क्वेश्चन 4 में हमारे पास एक ग्राफ है।
द फॉलोइंग बार ग्राफ, कौन सा ग्राफ कहते हैं इसको? बार। बार यानी कि वर्टिकल रॉड्स। तो देखो वर्टिकल, आप उसको पिलर्स बोल सकते हो, रॉड्स बोल सकते हो। बार, बार यानी ऐसे जो वर्टिकल ब्लॉक्स हैं इसको बार कहते हैं। तो द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the rainfall at selected location in a certain month. अलग अलग लोकेशन पे कितनी रेनफॉल हुई है वो यहां पे दिख रही है। Which of the following statement is correct? हमें ग्राफ को एनालाइज करना है और कहना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जुलाई रेनफॉल exceeds August rainfall by 100 सेंटीमीटर in each location. सभी लोकेशन को देख के आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स ये बताना है कि जुलाई का रेनफॉल एक्सीड्स अगस्त का रेनफॉल। तो अगर आप सभी लोकेशन पे देखोगे तो अगस्त का रेनफॉल है इस यहां पे, ये है अगस्त का रेनफॉल, ये सारे हैं अगस्त के रेनफॉल। और ये वाले हैं जुलाई के रेनफॉल। जुलाई के लिए ये सिंबल है, अगस्त के लिए ये सिंबल। तो क्या ये सही है कि जुलाई रेनफॉल एक्सीड्स अगस्त रेनफॉल बाय 100? तो नहीं, सही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जुलाई का रेनफॉल नियरली 50 है और अगस्त का रेनफॉल 150 से कम है, यानी डिफरेंस, मतलब जुलाई का रेनफॉल अगस्त के रेनफॉल से ज्यादा नहीं है। जबकि ये वाला ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि जुलाई रेनफॉल एक्सीड्स अगस्त रेनफॉल। एक्सीड यानी ज्यादा होना। जुलाई का रेनफॉल अगस्त के रेनफॉल से 100 जितना ज्यादा है। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। सितंबर रेनफॉल एक्सीड्स अगस्त रेनफॉल बाय 50 सेंटीमीटर इन ईच लोकेशन। सितंबर का रेनफॉल अगस्त के रेनफॉल से 50 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो देखो यहां पे नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे तो दोनों पे, ये जो है ना ये सितंबर का है। तो यहाँ पे ये वाले लोकेशन में तो आप देखोगे जुलाई में ज्यादा हुआ, सितंबर में कम हुआ। यहाँ पे जुलाई और सितंबर में ऑलमोस्ट सेम हुआ है, डिफरेंस 50 का नहीं है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम हुआ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम हुआ, यहाँ पे डिफरेंस 100 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैसा है? गलत। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, पहले ये दो ऑप्शन गलत हो गए, इतना हम साफ कर देते हैं। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन देखो, जुलाई रेनफॉल इज लोअर देन अगस्त रेनफॉल इन ईच लोकेशन। सारी लोकेशन देखो, सब जगह पे आपको ये दिख रहा है जुलाई रेनफॉल इज लेस देन अगस्त रेनफॉल। ये देखो यहाँ पे ये सही है, हाँ जुलाई का रेनफॉल अगस्त से कम है। यहाँ पे भी हाँ, 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 सब जगह पे ये बात सही है कि जुलाई का रेनफॉल लोअर देन अगस्त का रेनफॉल, क्योंकि जुलाई का ग्राफ है ये वाला और अगस्त का ग्राफ है ये वाला। तो अगस्त का ग्राफ की हाइट ज्यादा है, जुलाई के ग्राफ की हाइट कम है, और वो सब जगह पे सही है। सभी जगह पे जुलाई का रेनफॉल अगस्त के रेनफॉल से कम है, मतलब दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको राइट आंसर फाइंड करना आ गया, ग्राफ को देखना आ गया, समझना आ गया, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ये जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को टाइम लेके समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलो रेडी? अ वेरिएट टेक्स 13 वैल्यू। वेरिएट यानी क्या? वेरिएट यानी कोई वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आपकी हाइट, तो आपकी हाइट अभी लास्ट ईयर से थोड़ी ज्यादा है, नेक्स्ट ईयर थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो आपकी हाइट क्या है? एक वेरिएबल। जैसे कि मेरा वेट कभी कम होता है कभी बढ़ जाता है, तो मेरा वेट क्या है? वेरिएबल। जैसे कि मेरे बाल भी क्या है? वेरिएबल, पर वो कॉन्स्टेंटली कम ही हो रहे हैं, तो इट्स ओके। तो वेरिएट यानी वेरिएबल। अ वेरिएबल टेक्स 13 वैल्यू। कोई एक वेरिएबल है जो 13 वैल्यूज टेक यानी कि ले रहा है।
कोई एक वेरिएबल है जिसकी 13 डिफरेंट वैल्यूज हैं, which are arranged in ascending order, जिसको हमने कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले, देन उससे थोड़ी बड़ी, देन उससे थोड़ी बड़ी, देन उससे तो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में 13 वैल्यूज हैं और वो सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। कैसे अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आगे। इट इज फाउंड दैट 5th and 7th ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन नहीं पता, दूसरा ऑब्जर्वेशन नहीं पता, तीसरा ऑब्जर्वेशन नहीं पता, चौथा भी नहीं पता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 ऑब्जर्वेशंस है। उसमें से हमें 5th ऑब्जर्वेशन पता चला है। क्या है 5th ऑब्जर्वेशन? 4। 7th ऑब्जर्वेशन है 6। ये दो ऑब्जर्वेशन हमें पता चल गए। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 4 और 7th ऑब्जर्वेशन क्या है? 6। 5th 7th ऑब्जर्वेशंस आर 4, 6 and 9। तो मुझे लगता है ये ऐसे होगा, शायद क्वेश्चन ऐसे होगा। थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। हाँ, the question should be like this, that it is found that 5th, 6th and 7th observation, 5th, 6th and 7th observations are 4, 6 and 9। ये तीन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमें पता चल गई। 5th ऑब्जर्वेशन है 4, 6th ऑब्जर्वेशन है 6 और 7th ऑब्जर्वेशन है 9। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? तो मीडियन का डेफिनेशन क्या है? मैंने सिखाया है आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? मीडियन का डेफिनेशन है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, middle most observation after arranging all the observation in ascending order। after arranging यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आप क्या करो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो है आपका मीडियन। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी ये सारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड ही है। दिस ऑल आर ऑलरेडी अरेंज्ड, पहले से ही इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। यानी कि अब हमें क्या करना है? सबसे बीच वाला, सबसे मिडल वाला ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें सबसे बीच में कौन सा आएगा? ये वाला सबसे बीच में आएगा। क्यों ये वाला? क्योंकि इधर आप 6, पहले 6 इधर छोड़ दिए, पीछे 6 छोड़ दिए, ये 6 यहां छोड़ दिए, ये 6 यहां छोड़ दिए, तो सबसे बीच में आएगा 7th ऑब्जर्वेशन। सबसे बीच में आया 7th ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू है 9, तो हमारा मीडियन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9। समझ में आया? मीडियन का मतलब है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड ही थे, तो हमें सिर्फ मिडल ऑब्जर्वेशन ही फाइंड आउट करना था। तो 5th, 6th और 7th ऑब्जर्वेशन हमें पता थे, तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? 7th, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन है 13। 6 इधर छोड़ो, 6 इधर छोड़ो, तो बीच में कौन सा आएगा? बीच में आएगा 7th, यानी हमारा आंसर होगा 7th ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू है 9। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मीडियन। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 6 देखो, चलो इस क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 50। एन ऑब्जर्वेशन विद अ वैल्यू 45 वैल्यू वाला एक ऑब्जर्वेशन है
इज ड्रॉप्ड, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब हमारे जो लिस्ट है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया। अभी जब आप अपनी लिस्ट में से ऑब्जर्वेशन को निकालते हो तो उसकी इफेक्ट मीन पे होती है। क्यों? क्योंकि जो मीन है यानी कि जो एवरेज है वो कैसे मिलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन के आप सम करोगे, x1, x2, x3, x4, x5 अप टू x50 डिवाइड बाय 50, क्योंकि यहां पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50। 50 ऑब्जर्वेशन के सम करोगे और डिवाइड बाय 50 करोगे। अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को निकाल देते हो, अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को निकाल देते हो तो उसकी इफेक्ट क्या होती है? मीन पे। या तो मीन बढ़ जाएगा या तो मीन कम हो जाएगा। कब बढ़ेगा और कब कम हो जाएगा? तो जो ऑब्जर्वेशन जा रहा है, जो ऑब्जर्वेशन जा रहा है अगर वो मीन से छोटा है, जो ऑब्जर्वेशन जा रहा है अगर वो मीन से छोटा है तो मीन विल इंक्रीज। मीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो सम था उसमें जो एक ऑब्जर्वेशन छोटा था वो अभी चला गया, तो अभी बाकी जो बचे उनका सम होगा। छोटे नंबर्स चले गए हैं यानी एवरेज हमारी बढ़ेगी। जब छोटे नंबर्स चले जाते हैं, सपोज आपके 5 टेस्ट में 5, 6, 7, 9, 10 ऐसे मार्क्स आए हैं, 5, 6, 7, 9, 10 ऐसे मार्क्स आए हैं, तो अभी आपकी एवरेज कम क्यों है? इन छोटे नंबर्स की वजह से। लेकिन अगर आपको यहां से एवरेज निकालनी हो तो एवरेज अच्छी आएगी क्योंकि छोटे मार्क्स चले गए। तो जब छोटे ऑब्जर्वेशन चले जाते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है, और उसी तरह से जब बड़े ऑब्जर्वेशंस चले जाते हैं, सपोज ये दोनों ऑब्जर्वेशन यहां से हटा दो, सिर्फ यहां पे एवरेज निकालो, तो एवरेज कम हो जाएगी। जब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को आप हटा देते हो तो एवरेज बढ़ जाती है, और जब बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस को हटा देते हो तो एवरेज कम हो जाती है। उसी तरह से यहां पे अगर x2 ये वाला ऑब्जर्वेशन मीन से अगर छोटा है, if this observation is smaller than mean तो mean will increase, if this observation is larger than mean तो mean will decrease। कब हमारी एवरेज इंक्रीज होगी और कब हमारी एवरेज डिक्रीज होगी? तो जब जो ऑब्जर्वेशन रिमूव हो रहा है, चला जा रहा है, वो अगर मीन से छोटा है तो छोटे नंबर्स जाएंगे तो एवरेज इंक्रीज होगी, और अगर बड़े नंबर जाएंगे तो एवरेज डिक्रीज होगी। छोटे नंबर जाएंगे तो एवरेज, छोटे नंबर हटा दो, एवरेज क्या हो गई? इंक्रीज। बड़े नंबर हटा दो तो एवरेज क्या हो गई? डिक्रीज। तो जब छोटा नंबर जाएगा मीन विल इंक्रीज, जब बड़ा नंबर जाएगा मीन विल डिक्रीज। यहां पे क्या हो रहा है? 45 is dropped but mean remains same। ना तो मीन इंक्रीज हुआ ना तो मीन डिक्रीज हुआ, ना तो मीन बढ़ा ना तो मीन कम हुआ। 45 के ड्रॉप होने के बाद भी मीन इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो 45 है ना, वही मीन है। वही क्या है? मीन। क्योंकि अगर 45 मीन से छोटा होता तो मीन इंक्रीज हो जाता, अगर 45 मीन से बड़ा होता तो मीन डिक्रीज हो जाता। यहां पे 45 मीन से बड़ा भी नहीं है, मीन से छोटा भी नहीं, मतलब 45 मीन जितना ही है। क्योंकि बड़ा होता, अगर 45 मीन से बड़ा होता तो मीन क्या हो जाता? डिक्रीज। अगर 45 मीन से छोटा होता तो मीन क्या हो जाता? इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे मीन रिमेन्स सेम, यानी कि एवरेज चेंज नहीं हुई है। एवरेज तभी ही चेंज नहीं होती जब जो ड्रॉप्ड ऑब्जर्वेशन है वो और मीन दोनों सेम हो। क्योंकि ड्रॉप्ड ऑब्जर्वेशन अगर छोटा होगा तो मीन इंक्रीज हो जाएगी, ड्रॉप्ड ऑब्जर्वेशन अगर बड़ा होगा तो मीन डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे ऑब्जर्वेशन ड्रॉप तो हो रहा है लेकिन मीन चेंज नहीं हो रहा, मीन रिमेन्स सेम। Even after dropping 45, even after dropping 45,
जो मीन है वो सेम रही, इसका मतलब मीन जो है वो 45 जितनी ही है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है, तो हमारा आंसर आएगा 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से इस लॉजिक से समझ में आया कि छोटे नंबर ड्रॉप होते हैं तो मीन बढ़ जाती है, बड़े नंबर ड्रॉप होते हैं तो मीन कम हो जाती है। लेकिन अगर मीन चेंज ही नहीं हो रही है, सेम ही रह रही है, मतलब जो ड्रॉप हो रहा है वो मीन जितना ही है। ड्रॉप क्या हो रहा है 45, तो मीन भी क्या होगा 45। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये क्वेश्चन? द नंबर 4 and 9 have frequency x and x minus 1। नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी है x और नंबर 9 उसकी फ्रीक्वेंसी है x माइनस 1, यानी कि नंबर 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है x टाइम्स। फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार ये रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट्स। तो 4 कितनी बार रिपीट हुआ x बार, 4 4 4 4, ऐसा कितनी बार हो रहा है x बार। तो जितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है x माइनस 1 टाइम्स। 4 repeats x times, 9 repeats x minus 1 times. If their arithmetic mean का मतलब होता है एवरेज, सिर्फ मीन बोलो या arithmetic mean बोलो, वो क्या है 6। तो मीन की फॉर्मूला क्या है? मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय total number of observation। मीन कितना मिला है? if the arithmetic mean is 6, sum of all observation, तो 4 कितनी बार रिपीट हुआ x बार, यानी 4 plus 4 plus 4 how many times x times, यानी कि 4 into x। 9 कितनी बार रिपीट हुआ? 9 plus 9 plus 9 कितनी बार रिपीट हुआ? x minus 1 टाइम्स। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में 9 रिपीट हो रहा है x minus 1 टाइम्स, तो 9 into x minus 1। जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करा दो। जैसे सपोज 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो हम क्या करेंगे 5 into 3। 7 रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे 7 into 9। तो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है x टाइम्स, तो 4 plus 4 plus 4 plus 4 how many times x टाइम्स, यानी 4 into x। 9 रिपीट हो रहा है x minus 1 टाइम्स, तो 9 plus 9 plus 9 x minus 1। तो ऊपर आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 4 कितनी बार है x बार और 9 कितनी बार है x minus 1 बार। तो x इतने 4 है और x minus 1 इतने 9 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे x plus x minus 1। समझ में आया? 4 कितनी बार रिपीट हुए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार वो रिपीट होते हैं, तो 4 रिपीट हुए x बार, ऐसे 4 4 4 4 कितनी बार x बार। उसके बाद 9 9 9 9 9 9 9 कितनी बार x minus 1 बार। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4 रिपीट हुए x बार, यानी x ये हो गए और x minus 1 ये हो गए, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए x plus x minus 1। अभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 x टाइम्स, यानी 4x। 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 x minus 1 टाइम्स, तो 9 into x minus 1। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो नीचे आएगा 2x minus 1, ऊपर आएगा 4x plus 9x minus 9। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 12x minus 6 is 13x minus 9। 12 इधर ले जाओ तो 13x minus 12x minus 9 इधर लेके आओ, minus 6 plus 9, minus 6 plus 9 हो जाएगा 3। 13x minus 12x हो जाएगा x, x की वैल्यू मिल गई 3। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छे से समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इफ द मीडियन ऑफ x by 5, x by 4, x by 2 एंड x by 3, इन सभी नंबर का मीडियन हमें दिया है 8। तो मीडियन की डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी। मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच में आता है वो है मीडियन। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है देखो, तो x x x सब जगह पे है। तो x by 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है यानी ये सबसे छोटा। इसके बाद आएगा x by 4, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आएगा x by 3, इसके बाद आएगा x by 2 और इसके बाद आएगा x। तो ये मैंने क्या किया, पांचों को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। पांचों को क्या अरेंज कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में। अभी मीडियन का मतलब क्या है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इन पांच में सबसे बीच में यानी कि सबसे मिडल में कौन सा है? x by 3। तो x by 3 ये हो जाएगा हमारा मीडियन, और उस मीडियन की वैल्यू है 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 24। x की वैल्यू क्या आएगी? 24। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? देन द वैल्यू ऑफ x by 2। तो x by 2 की वैल्यू क्या होगी? 24 by 2, और 24 by 2 यानी 12। तो आपका आंसर आएगा 12। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ क्लास, कोई एक क्लास है क्वेश्चन नंबर 9 में। इन अ क्लास ऑफ 24 बॉयज, क्लास में बॉयज कितने हैं? 24। एंड 12 गर्ल्स, इसी क्लास में गर्ल्स कितनी है? 12। इफ वन चाइल्ड इज एब्सेंट, कोई एक बच्चा एब्सेंट है, वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है। वन चाइल्ड इज एब्सेंट, कोई एक बच्चा एब्सेंट है। कौन है वो हमें पता नहीं है, बट कोई एक बच्चा एब्सेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that it is a girl child? What is the probability that girl child is absent? तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हमने सीखी हुई है। क्या फॉर्मूला है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 24 बॉयज हैं, 12 गर्ल्स हैं, यानी कि 36 बच्चे हैं। 36 में से कोई भी एब्सेंट रह सकता है, यानी टोटल आउटकम 36। किसी को भी बुखार आ सकता है, कोई भी एब्सेंट रह सकता है। इन 36 में से कोई भी एक एब्सेंट रह सकता है। तो टोटल आउटकम होगी हमारी 36। अभी फेवरेबल आउटकम यानी कि आपको कौन सी आउटकम होगी तो अच्छा फील होगा। तो गर्ल चाइल्ड अगर एब्सेंट होगी तो आप प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड इज एब्सेंट। तो गर्ल चाइल्ड कितनी है? 12। अगर इनमें से कोई एब्सेंट हुआ मतलब आपको मिली सक्सेस। सक्सेस मतलब आप जो चाहते थे वो हो गया। आप क्या चाहते थे? ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि गर्ल चाइल्ड एब्सेंट है। टोटल गर्ल चाइल्ड कितनी है? 12। ये 12 में से कोई भी एब्सेंट होगा चलेगा। हमें तो क्या चाहिए? एब्सेंट चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए। तो हमारी फेवरेबल आउटकम होगी 12, टोटल आउटकम है 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई 1/3। क्या आई हमारी प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन? 36। उसमें से कौन से ऑब्जर्वेशन फेवरेबल होंगे? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गर्ल। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगी 12। तो 12 अपॉन 36, 1/3। समझ में आया प्रोबेबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 9। चलो आगे बढ़े। चलो तो क्वेश्चन 10 करते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन 10? अ बॉक्स कंटेन्स 10 balls।
अ बॉक्स कंटेन्स 10 बॉल्स, यानी बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस पे हमने नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सारे बॉल्स पे क्या नंबर लिखे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ वन बॉल इज ड्रॉन, अभी कोई बच्चा है जो इधर हाथ डाल के एक बॉल उठाता है, देखे बिना, हाँ उसने देखा नहीं है बॉक्स में, ऐसे ही हाथ डाला है और एक बॉल उठाया है। प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉइंग नंबर इज ग्रेटर देन 6, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉइंग नंबर, जो नंबर हमें बाहर निकाला है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। तो आप जब बॉक्स में हाथ डालते हो तो कितने बॉल्स है बॉक्स में? 10। उनमें से आपके हाथ में कोई भी एक आ सकता है, आपके हाथ में उनमें से कोई भी एक आ सकता है, यानी टोटल आउटकम्स कितने हुए? 10। लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 कौन से है? 9 8 एंड 7। ये तीन ऐसे हैं जो फेवरेबल आउटकम में आएंगे, क्योंकि आपको कौन से आउटकम्स पसंद है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो? नंबर ग्रेटर देन 6 की। और 6 से बड़े नंबर कितने हैं? 3। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 3। टोटल आउटकम कितने हैं? 10। तो आंसर क्या आएगा? 3/10। तो इस एमसीक्यू में हमने प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 3/10 कैसे आया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।